बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम करें लेवेंसन का चैप्टर नंबर 4। इसमें से म्यूटेशंस इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आती हैं। डिफाइन म्यूटेशन एंड इट्स टाइप्स और ट्रांसफर ऑफ डीएनए विद इन द बैक्टीरियल सेल्स भी इसका जो टेबल है वो इंपॉर्टेंट है और कॉन्जुगेशन इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है कि जो बैक्टीरियल सेल्स हैं उनमें उनके जीनोम में चेंजेस आते हैं। ठीक है, पहली बात ये कि चेंजेस आते हैं। चेंजेस दो तरह के आ सकते हैं, या तो बैक्टीरियल डीएनए में इटसेल्फ चेंजेस आ रहे हैं किसी अल्टरनेशन की वजह से, या तो ट्रांसक्रिप्शन में मसला आ रहा है, या किसी भी और वजह से, बहरहाल किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की वजह से या किसी इंटरनल फैक्टर की वजह से बेस सीक्वेंसेस या डीएनए का जो सीक्वेंस है वो चेंज हो रहा है। तो ये एक टाइप हो जाएगी। और फिर दूसरी टाइप ये है कि एक बैक्टीरियल सेल दूसरे बैक्टीरियल सेल के जीनोम को अफेक्ट कर रहा है अपनी जीन्स उसमें ट्रांसफ़र करके। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट टाइप्स हैं। पहली टाइप जिसका मैंने बताया कि बैक्टीरियल सेल इटसेल्फ में चेंजेस आ रही हैं, उसको हम क्या कहते हैं? म्यूटेशंस। उनको हम क्या कहते हैं? म्यूटेशंस। म्यूटेशंस की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। म्यूटेशन इज अ चेंज इन द बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए दैट कैन रिजल्ट इन द इंसर्शन ऑफ अ डिफरेंट अमाइनो एसिड और स्टॉप कोडॉन इनटू अ प्रोटीन एंड द अपीयरेंस ऑफ एन अल्टर्ड फिनोटाइप। क्या मतलब है इस सारी चीज़ का? कि जो डीएनए था उसका सीक्वेंस चेंज हो गया। जब डीएनए का सीक्वेंस चेंज हो गया है तो वो जिस अमाइनो एसिड के लिए कोड करा था वो भी चेंज हो गया, और वो उस अमाइनो एसिड से बनने वाली प्रोटीन भी चेंज हो गई, और वो प्रोटीन जो अपीयरेंस दे रही थी फिनोटिपिकल वो भी चेंज हो गई है। जैसे बैक्टीरिया के केस में एंटीजन चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से फिर ये डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। म्यूटेशंस की कितनी टाइप्स हैं? 3 बेसिक टाइप्स डिस्कस की गई हैं। बेस सब्स्टिट्यूशन, इसके बाद फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस, और तीसरी है ट्रांसपोजॉन्स या फिर इंसर्शंस। इनको बारी बारी स्टडी करते हैं, ये एससीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो फर्स्ट टाइप है जिसको हमने बेस सब्स्टिट्यूशन कहा है, एज द नेम शोज़ कि कोई एक बेस किसी और बेस की जगह ले लेगी तो बेस सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। बेस सब्स्टिट्यूशन से यही जाहिर हो रहा है। ठीक है, और इसमें एरर किस चीज़ में आ रहा होगा? डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी में एरर हो रहा होगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट होगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इफेक्ट होने से वो बेस सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। अब बेस सब्स्टिट्यूशन दो तरह से हो सकती है, एक मिस सेंस हो सकती है और एक नॉन सेंस हो सकती है। मिस सेंस में ये होगा कि एक अमाइनो एसिड की जगह दूसरा अमाइनो एसिड आ गया और जो प्रोटीन थी वो अल्टर हो गई। एक अमाइनो एसिड की जगह दूसरा अमाइनो एसिड आ गया तो मिस सेंस हो गई, कि जो सेंस बहरहाल मिस सेंस हो गई। उसके बाद नॉन सेंस हो सकती है। नॉन सेंस ये होगी कि स्टॉप कोडॉन आ गया और प्रोटीन प्रीमेच्योरली टर्मिनेट होगी, तो उसको हम कह देंगे कि ये नॉनसेंस म्यूटेशन है। इसके बाद फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है। फ्रेम शिफ्ट में क्या है कि एक से ज़्यादा बेस पेयर, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एक से ज़्यादा बेस पेयर्स जब चेंज होंगे, जब एक से ज़्यादा बेस पेयर्स चेंज होते हैं तो क्या होता है कि जो रीडिंग फ्रेम होता है, रीडिंग फ्रेम क्या होता है? ये जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स का कॉम्बिनेशन होता है इसको रीडिंग फ्रेम कहते हैं ना। तो बहरहाल ये रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाता है। इससे क्या हो सकता है कि जो प्रोटीन है वो या तो डिफेक्टिव होगी या इनएक्टिव होगी। एक तो डिफेक्टिव भी होगी और फिर वो काम भी नहीं कर सकेगी जो उसने करना था। इसके बाद थर्ड टाइप ऑफ म्यूटेशन क्या है? ट्रांसपोजॉन्स या फिर इंसर्शन सीक्वेंस। ट्रांसपोजॉन्स बेसिकली इस तरह का चेंज है जिससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो रही होती है। ये एमसीक्यू भी है पीछे, इसके जो लेवेंसन के एंड पे एमसीक्यू दिए हैं उनमें से एक एमसीक्यूज़ है, और उसमें ये बताया गया कि ट्रांसपोजॉन्स जो हैं ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कॉज करा रहे होते हैं। बहरहाल अगर इधर इसकी डेफिनेशन देखें, म्यूटेशंस कैन अकर व्हेन पीसेज ऑफ डीएनए सच एज ट्रांसपोजॉन्स एंड इंसर्शन सीक्वेंसेज आर इंसर्टेड इनटू द जीनोम। ट्रांसपोजॉन्स एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए था, वो अगर इंसर्ट हो गया या कोई और पीस ऑफ डीएनए इंसर्ट हो गया तो हम कह देंगे कि ये ट्रांसपोजॉन या फिर इंसर्शन सीक्वेंस वाली म्यूटेशन हो रही है। और ये किस लिए है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए। अब म्यूटेशंस की क्या क्या कॉजेज़ हो सकती हैं? बेस सब्स्टिट्यूशन में कहा हमने डीएनए पॉलीमरेज चेंज हो रहा है। इसके अलावा क्या क्या कॉजेज़ हो सकती हैं? केमिकल कॉजेज़ हो सकती हैं, रेडिएशन हो सकता है, या वायरसेस हो सकती है। यहाँ पे दो मेन कॉजेज़ को, जो केमिकल और रेडिएशन है, इनको डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो केमिकल कॉजेज़ को हम बहुत ब्रीफली देखेंगे। केमिकल कॉजेज़ क्या हो सकती हैं कि निट्रस एसिड या एल्काइलेटिंग एजेंट था कोई, जिसकी वजह से, अगर एल्काइलेटिंग एजेंट है तो आप समझ लें कि पीएच में थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है। पीएच में जो फ़र्क आ रहा है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रेफरेंस को चेंज कर देगा, और जो बेस पेयर बनना था वो वाला बेस पेयर नहीं बनेगा। ठीक है, इसके अलावा आगे आ जाते हैं 5 ब्रोमोयूरेसिल की एग्जांपल दी हुई है कि 5 ब्रोमोयूरेसिल थायमीन की जगह ले सकता है, विच इज़ एक्चुअली 5 मिथाइल यूरेसिल। ठीक है, तो 5 ब्रोमोयूरेसिल ये वाला थायमीन को रिप्लेस कर देगा, और जब ये थायमीन को रिप्लेस कर देगा तो एटी पेयर बनने की बजाय जीसी पेयर बन जाएगा। एटी पेयर बनने की बजाय जीसी पेयर बन जाएगा। तो इस तरह से ये भी म्यूटेशन कॉज करा रहा होता है। इसके बाद तीसरी बात की गई है बेंजीपायरीन की। तीसरी बात अगले पेज पे, बहरहाल बेंजीपायरीन
मेरा ख्याल है वो स्क्रीनशॉट में नहीं आया, लेकिन बेंजीपायरीन जो है टोबैको स्मोक में होता है और इससे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस होती हैं। इससे क्या होती हैं? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस होती हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा इनके बारे में याद रखना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद एक्सरे और अल्ट्रावायलेट रेज़ भी, जैसे कि हमने पहले भी कहा, ये भी म्यूटेशंस कॉज कर सकती हैं। जो एक्सरेज़ हैं इनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, तो ये बॉन्ड्स को तोड़ देती है। या तो ये राइबोज फॉस्फेट, क्योंकि हमने DNA RNA में राइबोज भी होती है ना, या राइबोज होगी या डीऑक्सी राइबोज होगी, तो ये उसके बॉन्ड को तोड़ देता है। ठीक है, या तो इसके बॉन्ड को तोड़ देगा, या फ्री रेडिकल्स जनरेट कर देगा, या फिर इलेक्ट्रॉन्स की को सब्स्टिट्यूट करा देगा। फिर इलेक्ट्रॉन्स अगर सब्स्टिट्यूट होंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वंस अगेन अफेक्ट होगी। किन किन 3 तरह से एक्सरेज अफेक्ट कर रहे हैं? या तो कोवलेंट बॉन्डिंग बिटवीन द राइबोज फॉस्फेट एंड द थायमीन एडेनिन जो भी बेस थी उसको तोड़ रहे हैं, या फिर फ्री रेडिकल्स जनरेट कर रहे हैं। फ्री रेडिकल्स रिएक्टिव होते हैं तो फिर वो भी इसी तरह से अफेक्ट करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की कोई अल्टरनेशन हो तो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग अफेक्ट होगी। तो एक्सरेज इस तरह से अफेक्ट कर सकती हैं बैक्टीरियल DNA को। इसके अलावा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या UV रेडिएशन हैं जिनमें लोअर एनर्जी होती है एज़ कम्पेयर टू एक्सरेज, और वो क्रॉस लिंकिंग ऑफ एडजस्टेंट पायरिमिडीन बेसिस को अफेक्ट कर रही होती हैं और डायमराइजेशन करा देती हैं, जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है बायोकेमिस्ट्री में। मूविंग ऑन टू द कंडीशनल लीथल म्यूटेशंस। कंडीशनल लीथल म्यूटेशंस क्या है कि अंडर सर्टेन कंडीशंस ये म्यूटेशन एक्सप्रेस होती हैं और इनको हम अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। किस तरह से? इनमें यहाँ पे डिस्कस किया गया टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेशंस को। टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेशंस किस तरह से हैं कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जो बैक्टीरिया है वो ग्रो करेगा और बाकी टेम्परेचर्स पे नहीं करेगा। एक परमिसिव टेम्परेचर होगा जिस पे वो ग्रो कर सकेगा, और एक रिस्ट्रिक्टिव टेम्परेचर होगा जिस पे वो ग्रो नहीं कर सकेगा। मसलन अगर हम परमिसिव टेम्परेचर म्यूटेशन से परमिसिव टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस को बना देते हैं तो वो ह्यूमन बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर इफेक्ट नहीं कर सकेगा। तो जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन में जो वायरस यूज़ किया जाएगा वो कौन सा होगा? जो नोज़ में, यानी 32 डिग्री सेल्सियस पर, 32 डिग्री सेल्सियस उसका परमिसिव टेम्परेचर है, वहाँ पर वो ग्रो भी करेगा और इम्यूनिटी भी कॉज करेगा, लेकिन लंग्स के अंदर ग्रो नहीं कर सकेगा। ठीक है, इस तरह से इम्यूनिटी भी हो जाएगी, इम्यूनाइजेशन भी हो जाएगी और लंग्स भी इफेक्ट नहीं होंगे। सो दिस इज़ हाउ कंडीशनल लीथल म्यूटेशंस वर्क। इसके बाद आ जाते हैं ऑन टू द ट्रांसफ़र ऑफ DNA विद इन डिफरेंट बैक्टीरियल सेल्स। ट्रांसफ़र ऑफ DNA पहले विद इन द बैक्टीरियल सेल है और उसके बाद इन बिटवीन द बैक्टीरियल सेल्स है। जो ट्रांसफ़र ऑफ DNA विद इन द बैक्टीरियल सेल्स है उसमें हमें पता है ट्रांसपोजॉन्स एक्ट करते हैं, एक साइड से दूसरी साइड पे लेके जाते हैं, जबकि जो प्लाज्मिड्स होते हैं वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में लेके जाते हैं। कभी कभार ट्रांसपोजॉन्स भी लेके जा सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम प्लाज्मिड्स ही लेके जाते हैं। ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है ऑफ द DNA विद इन द बैक्टीरिया, इससे प्रोग्राम्ड रीअरेंजमेंट्स होती है। प्रोग्राम्ड रीअरेंजमेंट क्या होती है कि ये अगर एक जीन है, इस पर कुछ साइट्स हैं जो अपने आप को शो कर रही हैं और कुछ साइट्स हैं जो अपने आप को शो नहीं कर रही हैं। अगर शो जो नहीं कर रही हैं उनको हम बना देते हैं रेड से कि ये शो नहीं करी, और जो येलो वाली हैं ये अपने आप को शो कर रही हैं। तो ये वाली एक्टिव जीन्स हैं और ये वाली साइलेंट जीन्स हैं। एक पॉइंट आपने यहाँ पे नोट कर लेना है, इसको मिक्स नहीं करना। बैक्टीरिया में इंट्रॉन्स नहीं होते। इंट्रॉन्स वो वाले पार्ट्स होते हैं जो किसी चीज़ के लिए इनकोड नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो इंट्रॉन्स में और साइलेंट जीन्स में फ़र्क है। साइलेंट जीन्स वो जीन्स हैं जो किसी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रही, ठीक है, और इंट्रॉन्स वो रीजन है जो किसी चीज़ के लिए कोड ही नहीं कर रहे। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द टू। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्टिव पार्ट ऑफ जीन था और ये साइलेंट पार्ट ऑफ जीन था। तो ये साइलेंट वाली की साइट चेंज कर देगा और इसको इधर ले आएगा और इसको एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रोग्राम्ड रीअरेंजमेंट हो सकती है। ठीक है, प्रोग्राम्ड रीअरेंजमेंट हो सकती है। और इस प्रोग्राम्ड रीअरेंजमेंट से क्या होगा कि सरफेस एंटीजेंस, क्योंकि ये हम DNA की बात करें, DNA फर्दर प्रोटीन्स बनाएगा, तो सरफेस एंटीजेंस में चेंज आ जाएगा। जब सरफेस एंटीजेंस में चेंज आ जाएगा तो जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे जब कोरोना बहुत ज़्यादा फैला था तो उसकी मुख्तलिफ स्ट्रेन्स आ रही थी, तो इसी तरह से इनकी एंटीजेनेसिटी वेरिएबल हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से एंटीजेनेसिटी वेरिएबल हो रही होती है और ये होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स से बचने में हेल्प करेगी इसी तरह से। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं ट्रांसफ़र ऑफ DNA बिटवीन द बैक्टीरियल सेल्स। ये किस तरह से हो रहा है और इसका क्या मकसद है? ये 3 तरह से हो रहा है। इसका टेबल भी ऊपर दिया हुआ है, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। इनको हम डिस्कस करते हैं। पहली है कॉन्जुगेशन, जिसका हमें थोड़ा बहुत पता है, फिर ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये 3 टाइप्स हैं। ये हो क्यों रही हैं कि एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए और एक वायरुलेंस को बढ़ाने के लिए। ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए भी हो रही हैं और वायरुलेंस को बढ़ाने के लिए भी हो रही हैं। बैक्टीरियल वायरुलेंस को बढ़ाने के लिए और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए। जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए वो कॉन्जुगेशन से हो रही होती है मेनली, और जो वायरुलेंस को बढ़ाने के लिए वो ट्रांसडक्शन से हो रही होती हैं। तो कॉन्जुगेशन क्या है
इसकी ये बड़ी अच्छी डायग्राम है और ये आई हुई है पास्ट पेपर्स में, तो ये ड्रॉ करनी आपने देख लेनी है, बहुत ईजी है। इसमें ये होगा कि एक जीन है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का, जो कि एक सेल में मौजूद है और दूसरे सेल में मौजूद नहीं है, तो ये प्लस की हेल्प से दूसरे सेल में अपना जीनोम ट्रांसफ़र कर देगा और ये वाला सेल भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाएगा। तो इसको हम सिंपली कहते हैं कि ये कॉन्जुगेशन है, यानी कि इसमें F+ था, इसमें फैक्टर था जो कि रिस्पॉन्सिबल था किस चीज़ के लिए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए। वो प्लाज्मिड के थ्रू चला जाएगा इनटू द दूसरा वायरस और वो भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बन जाएगा। तो हम इसको कहते हैं F0 वाले सेल में चला जाएगा, F+ सेल डोनर से F- में चला जाएगा। तो हम कहते हैं कि इस तरह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की जो जीन्स हैं वो ट्रैवल कर रही हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं रेजिस्टेंस प्लाज्मिड्स में। रेजिस्टेंस प्लाज्मिड्स कैन ऑल्सो भी ट्रांसफर्ड बाय कॉन्जुगेशन। इससे और भी जीन्स ट्रांसफ़र हो सकती हैं, लेकिन मेनली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की जो जीन्स हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं। मज़ीद इसकी डिटेल दी हुई है, चाहे तो कर लें और चाहे तो छोड़ दें। इसके बाद आ जाते हैं ट्रांसडक्शन पे। ट्रांसडक्शन क्या है कि DNA ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम अ वायरस, बाय अ वायरस फ्रॉम वन सेल टू अनदर। एक वायरस के ज़रिए, या स्पेसिफिकली कहूँ तो बैक्टीरियोफेज के ज़रिए एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी यहाँ पे बैक्टीरियोफेज इन्वॉल्व है। इसकी अब 2 टाइप्स होती हैं, एक जनरल और एक स्पेशल। जनरल में क्या होगा कि कोई भी मतलब अगर ये मैं कहूँ कि बैक्टीरियल DNA ये मुख्तलिफ साइट से, रैंडम साइट से स्प्लिट होगा और वायरस में जाके इनकॉर्पोरेट कर जाएगा। और वायरस में जाके इनकॉर्पोरेट करेगा तो ऐसे नहीं करेगा कि क्योंकि वायरस रेप्लिकेट कर रहा होगा ना होस्ट DNA को यूज़ करके, तो हर कॉपी के अंदर जितनी भी वो प्रोजनी बन रही होगी वायरसेस की, उसकी हर प्रोजनी के हर मेंबर के अंदर ये वाली बैक्टीरियल DNA या बैक्टीरियल जीनोम नहीं आएगा। बस कुछ उसमें से कुछ होंगे, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और कुछ में आएगा। और उसकी रेशो क्या होती है कि 1000 में से सिर्फ एक वायरस में वो बैक्टीरियल DNA आता है। तो इसको हम कहते हैं जनरल ट्रांसडक्शन। इसके अलावा होती है एक स्पेशल ट्रांसडक्शन या स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। वो क्या होती है कि अगर यही हमारे पास बैक्टीरियल जीनोम है या बैक्टीरियल DNA है, तो ये स्पेसिफिक साइट्स पे कट होगा और स्पेसिफिक साइट्स के कट होने के बाद ये पूरी प्रोजनी में जाएगा। सब कॉपीज़ के पास जितनी भी इंडिविजुअल्स बन रहे हैं, जितने भी बैक्टीरियोफेजेस बन रहे हैं, उन सब में ये होस्ट वाला DNA भी होगा। तो हम कहेंगे कि ये स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ ट्रांसडक्शन है। तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया जनरलाइज्ड और स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ ट्रांसडक्शन को। इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन पे आ जाते हैं, विच इज़ वेरी ईजी। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ DNA इटसेल्फ फ्रॉम वन सेल टू अनदर। बेसिकली इसमें जो है डाइंग बैक्टीरिया का वर्ड ज़्यादा आएगा कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से या किसी डेड बैक्टीरिया से जो है जीनोम ट्रांसफ़र हो रहा है इनटू द लिविंग बैक्टीरिया, ठीक है, वो उसको यूज़ कर रहा है उसके जीनोम को, यानी इन्वायरमेंट से ट्रांसफ़र हो रहा है इनटू द बैक्टीरियम। इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? टू प्रोड्यूस इंसुलिन एंड टू प्रोड्यूस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, यानी कैंसर थेरेपी के लिए जो एंटीबॉडीज़ होती हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आ जाते हैं रिकम्बिनेशन पे। जो रिकम्बिनेशन है ये क्या होता है कि रिकम्बिनेशन पे आ जाते हैं कि रिकम्बिनेशन में DNA अगर रेसिपिएंट में आ गया, डोनर वो होगा जो DNA दे रहा होगा और ऑफ कोर्स रेसिपिएंट वो होगा जो ले रहा होगा। तो अब 2 ऑर्गेनिजम्स का DNA हमारे पास आ गया है। अगर ये एक ऑर्गेनिज़म का DNA है और ये दूसरे ऑर्गेनिज़म का DNA है, इसमें स्पेसिफिक होमोलोगस बेस सीक्वेंसेस आपस में पेयर करते हैं, तो हम कहेंगे कि ये होमोलोगस रिकम्बिनेशन हुआ है। और अगर डिफरेंट करते हैं, ये वाला इधर आके रिकम्बाइन हो जाता है, तो हम इसको कहते हैं नॉन होमोलोगस रिकम्बिनेशन। तो ये डिफरेंट टाइप्स की जो हैं रिकम्बिनेशन हैं, एक होमोलोगस और एक नॉन होमोलोगस। और इस प्रोसेस में एंडोन्यूक्लिएजेस और बाकी एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, लाइगेजेस, बट द whole process is unknown. Okay, so that's all for today. I hope you find this video useful. Stay tuned and get subscribed to my channel.